यहाँ पे अगर मैं मोशन इन टू डायमेंशन की बात करूँ तो मोशन इन टू डायमेंशन का मतलब है दो डायमेंशन एक्स वाई प्लेन में होगा या वाई जेड प्लेन में होगा या एक्स जेड प्लेन में होगा या किसी प्लेन में होगा। असल में अभी यहाँ पे जो भी पोजीशन बताएंगे वो पोजीशन वेक्टर के बेसिस पे बताएंगे। यहाँ पे अगर अपन बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट की तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात करेंगे। अगर मैं बात करूँगा वेलोसिटी की तो वेलोसिटी वेक्टर की बात करूँगा, एक्सेलरेशन की बात करूँगा तो एक्सेलरेशन वेक्टर बनाऊँगा। यहाँ पे कोई भी आपका डायरेक्टली सिंपली तरीके से आप नहीं देख सकते। जैसे अगर मैंने देखो कि केवल एक ही डायरेक्शन में लीनियर मोशन हो रहा है, हाँ, लेकिन एक फायदा है। क्या फायदा है? इसका ढक्कन देखा था बेसिकली क्या है, अगर मैं टू डायमेंशन या थ्री डायमेंशन, थ्री से ज़्यादा हो नहीं सकती, दो डायमेंशन या थ्री डायमेंशन की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे फायदा क्या मिलेगा कि अगर हमने मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ लिया तो फायदा ये मिलेगा कि कोई भी वेक्टर जो होता है उसके तीन कॉम्पोनेंट्स या दो कॉम्पोनेंट्स लिए जा सकते हैं एक्स और वाई में। एक्स और वाई में ले लो, एक्स वाई जेड में ले लो और फिर सभी डायरेक्शंस में इंडिविजुअल मोशन चेक कर लो और इंडिविजुअल मोशन चेक कर लिया तो फिर क्या पता चल जाएगा, वही कंडीशन आ जाएगी मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। और हर एक चीज के तीन कॉम्पोनेंट तो बनाई जाती है, चाहे आपका एक्सेलरेशन वेक्टर हो, चाहे वेलोसिटी वेक्टर हो, चाहे आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो, सभी वेक्टर के आप कॉम्पोनेंट निकाल सकते हैं एक्स वाई जेड। तो जो मोशन था वो 3D का, वो हमने किस में तोड़ दिया, हर एक तीन स्ट्रेट लाइन मोशन में तोड़ दिया। तीन स्ट्रेट लाइन मोशन को हम इंडिविजुअली एनालाइज करेंगे, एनालाइज करके जो भी आपका रिजल्ट आएगा उसके हिसाब से आप वेक्टर बना के उसको रिप्रेजेंट कर देंगे। मतलब तीन वाली जो प्रॉब्लम थी उसे हमने क्या ठीक कर दिया, ईज आउट कर दिया, सिंपल कर दिया और उसको फिर हम सॉल्व कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? ये सबसे बड़ा फायदा है मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ने का, मोशन इन वन डायमेंशन पढ़ने का और कंपोनेंट्स पढ़ने का, क्योंकि हम किसी भी वेक्टर के कंपोनेंट्स निकाल सकते हैं उसके इंडिविजुअल डायरेक्शंस में। एक बार कंपोनेंट मिल गए, फिर कंपोनेंट मिलने के बाद आपको कोई भी दिक्कत नहीं, फिर आप इंडिविजुअल हर एक डायरेक्शन में मोशन एनालाइज करेंगे और काम बना देंगे। बात समझ आ गई? एक जनरलाइज मोशन की बात करता हूँ मैं, मोशन इन टू डायमेंशन में, जिसमें हम बात करेंगे कि एक कोई कर्व है, उस कर्व के अलॉन्ग बेसिकली अगर कोई पार्टिकल चल रहा है तो किस तरीके से हम उसकी पोजीशन बताएंगे, किस तरीके से हम उसका डिस्प्लेसमेंट बताएंगे, किस तरीके से हम उसका वेलोसिटी बताएंगे, किस तरीके से हम उसका एक्सेलरेशन बताएंगे, किस तरीके से टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा, किस तरीके से रेडियल एक्सेलरेशन होगा। ये कुछ 5-6 पॉइंट्स हैं जो मुझे पहले डिस्कस करने हैं। फिर उसके बाद अपन जाएंगे प्रोजेक्टाइल मोशन पे, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन, और फिर उसके बाद इंक्लाइंड प्लेन के प्रोजेक्टाइल मोशन। इंक्लाइंड प्लेन पे अगर कोई पार्टिकल फेंक जाता है तो उस पर भी करेंगे और बीच बीच में प्रॉब्लम चलेगी। बाद में हम लोग रिलेटिव मोशन एक टू डायमेंशन देखेंगे। टू डायमेंशन में क्या रहेगा, जब हम बात करेंगे रेनमैन प्रॉब्लम है ना, वाटर बोर्ड या रिवर बोर्ड प्रॉब्लम्स, और तीसरा जो रहता है आपका बेसिकली मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। और जब ये 1D 2D पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो फिर मैं कुछ एडवांस के क्वेश्चन भी डिस्कस करूँगा जो जेईई एडवांस में पहले आ चुके हैं। ठीक है, तो अभी कुछ लगभग 1 से 1.5 हफ्ता चलेगा, 1 से 1.5 हफ्ता ये मोशन इन 2D आपका कंप्लीट होगा। हो सकता है पहले ही हो जाए, वो डिपेंड करेगा कैसे क्वेश्चन है और कितनी टाइम लग रहा है। ठीक है, और इसमें से क्वेश्चन जरूर आने के चांसेस रहते हैं, एडवांस में भी रहते हैं। एडवांस में ज़्यादा क्वेश्चन बनाता है वो, मेंस में तो थोड़ा बहुत कम ही बनाता है। मेंस में तो 1D पूछ के खत्म हो जाता है उसका काम, लेकिन टू डायमेंशन में जब अपन जाएंगे तो फिर वो क्या आ जाएगा, थोड़ा सा एडवांस के क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं। प्रोजेक्टाइल का हर बार 1-2 क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो वो क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हेडिंग डाल दीजिए, मोशन इन टू डायमेंशन। मोशन इन टू डायमेंशन।
ठीक है। चलिए अगर मैं मोशन इन टू डायमेंशन की बात करूँ तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, मोशन इन टू डायमेंशन। तो बेसिकली यहाँ पे कोई ना कोई प्लेन इंट्रोड्यूस हो जाएगा जिस प्लेन के अंदर मोशन हो रहा हो। मैं जनरल मोशन के लिए क्या रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, आपका x और y। ये x एक्सिस हो गई, ये वाली एक्सिस हो गई y। तो ये बन कौन सा गया, प्लेन x y प्लेन। इसमें मान लेते हैं कोई पार्टिकल है, वो पार्टिकल किसी कर्व के अराउंड चल रहा है। मान लेते हैं ये पार्टिकल का पॉइंट P1 पे था, इसके कोऑर्डिनेट होंगे कुछ ना कुछ x1 y1 z1 होगा नहीं क्योंकि z पे जा नहीं रहे। अब ये पार्टिकल यहाँ से मान लेते हैं इस पॉइंट पे आ गया, लेट्स से P2। तो यहाँ पे इसका जो पोजीशन वेक्टर है हमेशा ओरिजिन से रिप्रेजेंट होगा, मतलब ओरिजिन से आपको निकालना पड़ेगा। तो ओरिजिन क्या हो गया यहाँ पे 0, 0। पहला जो पोजीशन वेक्टर होगा इसकी इनिशियल पोजीशन बताएगा, तो ये इनिशियल वेक्टर हो जाएगा, इनिशियल पोजीशन वेक्टर r इनिशियल। फाइनल वाला कौन सा हो जाएगा, r फाइनल वेक्टर। बस समझ आ रही है। और अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो क्या हो जाएगा, r फाइनल वेक्टर माइनस कितना हो जाएगा, r इनिशियल वेक्टर। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ, पहले पोजीशन डिफाइन करनी थी मुझे, तो पोजीशन वेक्टर कैसे डिफाइन किया मैंने, पोजीशन वेक्टर कैसे डिफाइन कर दिया, r वेक्टर। r वेक्टर क्या होता है, जनरल पॉइंट के लिए अगर अपन देखें तो x1 y1 हो गया, ये इधर हो गया x2 y2। हो सकता है कोई जनरल पॉइंट होता है, लेट से कोई एक और ले लेते, कोई भी x, y। हो सकता है यहाँ से कहीं कोई जनरल पॉइंट मैंने कंसीडर कर लिया। तो इसका जो पोजीशन वेक्टर है r वेक्टर कैसे लिखेंगे, x i कैप प्लस y। इनिशियल पोजीशन वेक्टर कैसे लिखा जाएगा, इनिशियल पोजीशन वेक्टर हो जाएगा r इनिशियल दैट इज इक्वल टू x इनिशियल या x i कैप प्लस y j कैप, और ये इनिशियल वाला हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम देखें तो r फाइनल वेक्टर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x फाइनल i कैप प्लस कितना हो जाएगा, y फाइनल j कैप। तो अगर मैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बताना चाहता हूँ तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे लिखेंगे, तो ये लिखेंगे चेंज इन पोजीशन वेक्टर, मतलब डेल्टा r वेक्टर। और डेल्टा r वेक्टर को कैसे लिखेंगे, r फाइनल वेक्टर माइनस कितना हो जाएगा, r इनिशियल वेक्टर। r फाइनल वेक्टर कितना हो जाएगा, x फाइनल i कैप प्लस y फाइनल j कैप, माइनस कितना कर देंगे, x इनिशियल i कैप प्लस कितना हो जाएगा, y इनिशियल j कैप। तो ये कितना हो जाएगा आपका, x फाइनल माइनस x इनिशियल i कैप प्लस कितना हो जाएगा, y फाइनल माइनस y इनिशियल j कैप। क्लियर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया। अगर मेरे को कहीं पे वेलोसिटी वेक्टर लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो वेलोसिटी वेक्टर अगर मैं लिख रहा हूं तो बेसिकली कौन सा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में लिख सकता हूं, तो कैसे लिखेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर, तो बेसिकली ये जो है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर भी ले सकते हैं, या वेलोसिटी वेक्टर अगर अपन को लिखना है तो वेलोसिटी वेक्टर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल्टा r वेक्टर डिवाइडेड बाय डेल्टा t। तो इसको क्या लिखा जाएगा, डेल्टा x बाय डेल्टा t i कैप प्लस कितना हो जाएगा, डेल्टा y बाय डेल्टा t j कैप प्लस कितना हो जाएगा, z में होता तो z में लिखते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा vx i कैप प्लस कितना हो जाता, v बाई j कैप। कई बार क्या होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बतानी होती है, तो वेलोसिटी अगर इंस्टेंटेनियस बताएंगे तो कैसे बताएंगे, तो ये हो जाएगा dx बाई dt i कैप प्लस कितना हो जाता, dy बाई dt j। तो दिक्कत ये आपने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बता दी, ये नॉर्मल वेलोसिटी आपकी एवरेज वेलोसिटी है, कोई भी जो वेलोसिटी हो वेलोसिटी आपको बता दी। वेलोसिटी कैसे बताएंगे, डेल्टा x बाई डेल्टा t, x में जितना डिस्प्लेसमेंट है उसके लिए vx, y में जितना है वो vy, और इस तरीके से अपन बता देंगे। और समझ में आ गई। आज अपने
मेरे सामने आज पहली बार आए? हाँ तभी तो नए हो गए। चलो कोई नहीं, आगे समझ में आ रही है? आपको भी आ रहा है? ठीक है, तो इसको नोट करिए, पहले यहाँ तक नोट करिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। पोजीशन वेक्टर हटा दूं मैं? पोजीशन वेक्टर, अब देखिए यहाँ पे कभी भी आपको कोई एंगल चाहिए, जैसे मान लेते हैं कई बार क्या होता है कि वेलोसिटी का वेक्टर बनाया होता है, वेलोसिटी वेक्टर ये कहीं जा रहा है ना, तो वेलोसिटी वेक्टर अगर हम बात करेंगे, और बेसिकली अगर मैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर की बात कर रहा हूँ, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर की बात कर रहा हूँ, तो दैट इज ऑलवेज टेंजेंशियल टू द कर्व। हमेशा क्या होता है? टेंजेंशियल टू द कर्व होगा। जैसे अगर अपन देखें, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर इज ऑलवेज टेंजेंशियल टू द पाथ कर्व। क्या मतलब है इस बात का? इस बात का यह मतलब है कि अगर मान लेते हैं मैं ये पॉइंट पे हूँ, मान लेते हैं, हाँ उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे निकाल रहे हैं, एट दैट पॉइंट, वही कहने का मतलब है टू द पाथ कर्व एट दैट पॉइंट। कहने का मतलब क्या है? मान लेते हैं ये कोई पार्टिकल था, वो पार्टिकल इस पाथ के लॉन्ग चल रहा है। अब अगर ये इस पाथ के लॉन्ग चल रहा है तो इसका बेसिकली क्या हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, dx भी हो रहा है, dy भी हो रहा है इन dt टाइम। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा? ये हो गया, नोट हो गया वेलोसिटी वेक्टर, तब कर लो पहले। ये देखिए, अगर मैं यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ, तो ये जो कर्व है, जैसे यहाँ पे ये कर्व फॉलो हो रहा है इस तरीके से, अब इस कर्व के थ्रू 1 से 2 पे जा रहा है, मान लेते हैं 1 से 2 पे जा रहा है, तो इसकी हर पॉइंट पे वेलोसिटी जो होगी वो अलग अलग होगी। लेकिन होगी कैसे, कैसे निकालेंगे भाई, कौन सी बात करें? तो बेसिकली जैसे यहाँ पे निकालना है तो यहाँ पे टेंजेंशियल हो जाएगी, क्योंकि बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पे, अगर हम देखें इस पॉइंट पे ds वेक्टर देखने को मिलेगा, जिसके दो कंपोनेंट होंगे। एक कौन कौन से कंपोनेंट होंगे? एक तो dx होगा, हो रहा है, और एक इधर कौन सा होगा? dy। तो बेसिकली अगर मैं dt टाइम से भी डिवाइड कर दूं तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा? ये जो है ये वेलोसिटी वेक्टर हो गया, इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक तो vx, ये कौन सा हो जाएगा? vy। और कभी भी मुझे एंगल निकालना है तो वो एंगल कैसे निकलेगा? अगर हम देखें तो ये वाला एंगल हमको निकालना पड़ सकता है थीटा। तो कैसे निकालेंगे? ये vy वैल्यू है, ये वैल्यू कितनी है? vy। तो अगर मैं tan थीटा लूंगा तो tan थीटा कितना हो जाएगा? vy बाई vx, vy बाई,
तो ये मैग्नीट्यूड वाइज आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो वेलोसिटी होती है वो हमेशा टेंजेंशियल होगी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट उस पॉइंट पे किधर है, टेंजेंट की डायरेक्शन में है। इसीलिए बेसिकली क्या होगा, वेलोसिटी वेक्टर हमेशा टेंजेंशियल टू द कर्व होता है उस पॉइंट। समझ गए? इससे आपको एंगल पता चल जाएंगे। आगे बढ़े थोड़ा सा। यस सर। ये वाला ये हटा दो, ये अभी नोट कर लो। तो मतलब अगर कोई पार्टिकल इस तरीके से इस कर्व पे चल रहा है, तो किसी पॉइंट पे अगर आपको वेलोसिटी की डायरेक्शन चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, टेंजेंट बनानी पड़ेगी, और ये टेंजेंट की डायरेक्शन में वेलोसिटी जाएगी। और इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक तो dx x डायरेक्शन में, एक क्या होगा y डायरेक्शन में। तो इसके दो कंपोनेंट हो सकते हैं। और dt टाइम एक स्केलर क्वांटिटी है, तो dx by dt करो, dy by dt करो, तो बात तो एक ही है, डायरेक्शन तो सेम ही रहेगी। तो यहाँ पे क्या होगा, ये ds वेक्टर हो गया, यहाँ पे थीटा एंगल आप बना के तो थीटा एंगल निकाल सकते हैं, जैसे यहाँ पे कर। बात समझ में आ रही है? मैं काम करता हूँ, ये वाला हटा देता हूँ। ये वाले का यूज नहीं है ज़्यादा। हो गया? तो इसके दो कंपोनेंट हो गए, आपको समझ में आ ही रहा है यहाँ पे कि एक तो भैया इसका x कंपोनेंट हो गया bx, और ये वाला कौन सा हो गया, और ये थीटा आप निकाल सकते हो। थीटा कैसे निकाला, ये निकाल दिया। अगर मैं यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट क्वांटिटी की बात करूँ तो वो होगी एक्सेलरेशन। क्या होगी? एक्सेलरेशन। अगर मैं एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूँ तो एक्सेलरेशन जो है इसमें दो टाइप का हो सकता है। इसमें दो पार्ट हो सकते हैं। एक हो सकता है आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी, रिस्पॉन्सिबल फॉर changing the magnitude of the velocity, magnitude of velocity। और दूसरा क्या है, दूसरा होता है आपका रेडियल एक्सेलरेशन या सेंट्रीपिटल बोलते हैं विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन, responsible for changing the direction of the motion, direction of motion। यदि बात समझ में आ रही है, responsible for changing the direction of the motion। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर ये डिस्प्लेसमेंट इस वाली डायरेक्शन में है तो इसकी वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में होगी, लेकिन थोड़ी सी कम निकालोगे, क्योंकि ds by dt ds वैल्यू है, फिर dt से और डिवाइड कर दिया तो वो क्या हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा। तो मैं अब इसको हटा दूँ। यहाँ पे अगर अपन देखें डायग्राम, आप दोबारा बनाइएगा, ठीक है। ये जो वेलोसिटी है इसकी, ये वेलोसिटी इस बार इसी डायरेक्शन में। अब अगर इसका मैग्नीट्यूड चेंज करना है तो एक्सेलरेशन या तो उसकी डायरेक्शन में होगा या उसके ऑपोजिट होगा। एक्सेलरेशन इसके परपेंडिकुलर या इधर उधर की डायरेक्शन में होगा, तो इसकी डायरेक्शन में कॉम्पोनेंट जरूर आना चाहिए, तभी इसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा, अदरवाइज चेंज नहीं होगा। जैसे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है, उसमें क्या होगा, हर पॉइंट पे जो एक्सेलरेशन होगा वो उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में वो चल रहा है, तभी उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, वरना नहीं होने वाली। तो मतलब यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा वो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन या जो फोर्स लगना चाहिए वो उसको एक्सेलरेशन या तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में दे, ये क्या हो जाएगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन AT। और दूसरा क्या हो सकता है, इसका थोड़ा सा कर्व भी चेंज करना है, मतलब इसको घुमाना भी होगा,
तो यहाँ पे एक रेडियल एक्सेलरेशन भी रिक्वायर्ड हो जाएगा, ये हो गया AR। और इन दोनों का जो एक्सेलरेशन है वो अगर अपन वेक्टोरियली ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका नेट एक्सेलरेशन। दिस इज द नेट एक्सेलरेशन। समझ में आई बात बेटा? तो ये हो जाएगा आपका नेट एक्सेलरेशन। अब अगर मैं कई बार पूछता हूँ कि AT कितना होता है, तो AT जो होता है वो होता है dV/dt। कितना होता है? dV/dt। तो ये यहाँ से आपको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बताता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि रेडियल एक्सेलरेशन आपको निकालना होता है, तो रेडियल एक्सेलरेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे मैं थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ। रेडियल एक्सेलरेशन के लिए आपको इस पॉइंट पे अगर आप देखो तो कोई कर्व बन रहा है और यहाँ पे कोई ना कोई R रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा जो आपको देखने को मिलेगा। R इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। R क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है। तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको निकालना पड़ता है और उसके बेसिस पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मिलता है आपको और उसकी वैल्यू आती है v²/r उस पॉइंट पे। फिर r इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। r क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। और दूसरा क्या है? v इज द टेंजेंशियल वेलोसिटी। v इज द टेंजेंशियल वेलोसिटी एट दैट पॉइंट। एट दैट पॉइंट, उस पॉइंट पे टेंजेंशियल वेलोसिटी है। और अगर मैं यहाँ पे AC बोल दूँ या A रेडियल बोल दूँ तो एक ही बात है, कोई डिफरेंस बात नहीं है। या नॉर्मल बोल दूँ, नॉर्मल एक्सेलरेशन भी एक ही चीज है। नॉर्मल क्यों है? क्योंकि ये 90 डिग्री बना रहा है यहाँ। टेंजेंट हमेशा रेडियस के साथ कितना एंगल बनाती है? 90 डिग्री बनाती है, इसलिए नॉर्मल भी है। नॉर्मल एक्सेलरेशन, रेडियल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीफ्यूगल नहीं बोल रहा हूं मैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैं ग्राउंड फ्रेम के रिस्पेक्ट में बात, ग्राउंड फ्रेम के रिस्पेक्ट में आपको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बताना होता है, ना कि सेंट्रीफ्यूगल। तो यहाँ पे ये एक्सेलरेशन समझ में आ गई? यस सर। दूसरा होता है आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, दैट इज रिस्पांसिबल फॉर चेंजिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी, dV/dt। जब आप नेट एक्सेलरेशन निकालते हैं तो नेट एक्सेलरेशन अगर आप देखें तो कैसे निकालेंगे? ए नेट एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? √AT² + AC²। या AC या AR कर लीजिए, ये एंगल। फिर अगर आपको एंगल भी निकालना है तो एंगल भी निकाल सकते हैं। कई बार क्या होता है कि जैसे यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है तो आपको कई बार ये एंगल निकालना होता है। मैं ग्लू से बता रहा हूँ, ये एक्सेलरेशन के लिए ये एंगल निकालना है, ये फाई एंगल निकालना है। कैसे मिलेगा ये फाई? देखो, हाँ, AT ये रहा, AR ये रहा। यहाँ पे अगर अपन देखें तो ये इस तरीके से होगा और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा फाई एंगल। कितना हो जाएगा? फाई एंगल। और ये फाई एंगल अपन कैसे निकालेंगे? कितना हो जाएगा? AR। समझ आ गई? अब AR वेक्टर, अगर हमको AR वेक्टर लिखना है तो AR वेक्टर भी लिखा जा सकता है। AR वेक्टर विद, लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा AR वेक्टर के लिए आपको डायरेक्शन के साथ लिखना पड़ेगा। आप ये लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा AT i कैप या AT जो भी डायरेक्शन में है, AT वेक्टर प्लस कितना हो जाएगा? AR वेक्टर। या बोलता हूँ सॉरी, AC बोलता हूँ, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। वेक्टोरियली आप ऐसे ऐड कर सकते हैं क्योंकि भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे AT ऐसे है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और यहाँ पे कौन सा है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। दोनों को ऐड करेंगे तब तो क्या मिल रहा है? रेडियल एक्सेलरेशन मिल रहा है। ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, AT वेक्टर प्लस AC वेक्टर क्या हो जाएगा? AR। आगे बात समझ में? इतनी बात क्लियर है? फाई एंगल निकालना चाहते हैं तो फाई एंगल मिल जाएगा आपको, सारे एंगल पता चल जाएंगे, सारे चीजें मिल जाएंगी। कई बार क्या होता है, अब AR वेक्टर के कई बार x और डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में कॉम्पोनेंट चाहिए, तो AR का x कॉम्पोनेंट भी निकाल सकते हैं, y कॉम्पोनेंट भी निकाल सकते हैं, लेकिन आपको x के साथ या y के साथ एंगल पता होना चाहिए।
है ना, वो तो सिंपल है। जैसे कोई ए आर वेक्टर है, मान लेते ये मैं कहूँ कि ये ए आर वेक्टर है और मैंने डिफाइन कर दिया ये मेरी माइनस वाई एक्सिस है, ये वाली कौन सी है प्लस एक्स एक्सिस है। तो मैं कहूँ कि अगर मेरे को यहाँ पे कॉम्पोनेंट चाहिए तो ये थीटा हो गया, तो ए आर का कॉम्पोनेंट इस वाली डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, ए आर कॉस थीटा, और इधर कौन सा हो जाएगा ए आर साइन थीटा। तो अगर मैं ए आर वेक्टर लिखना चाहता हूँ तो कैसे लिख लूंगा, ए आर कॉस थीटा आई कैप। अब ये नीचे की साइड है तो इसलिए मैंने क्या लिखा है माइनस ए आर साइन थीटा। ठीक है, तो ये तो लिखना आसान ही है, सब कुछ डिफिकल्ट है नहीं। ये रिजल्टेंट है बेटा, रिजल्टेंट है, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे रिजल्टेंट एक्सेलरेशन, या इसको नेट कर देते हैं, नेट से नेट ही कर देते हैं, है ना, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन आ गया। हाँ AC जो है वो AR है या फिर AN है, मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये क्या है ये क्या नहीं लिखा है, यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये AC भी हो सकता है और AR भी हो सकता है और AN भी हो सकता है, नॉर्मल एक्सेलरेशन। और ये कौन सा हो गया टेंजेंशियल वाला AD, समझ गए। और कोई पॉइंट हो जहाँ पे आपको लग रहा हो थोड़ा सा नहीं क्लियर है, बताओ। कई बार इंटरव्यू वगैरह में, अच्छे इंटरव्यू अगर आप लोगे तो वो क्या कहते हैं बोर्ड पे जाके करो, तो बोर्ड पे जाके करो। जैसे ISC का इंटरव्यू दोगे तो वहाँ पे वो रिसर्च वगैरह के, या टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च है, अच्छे इंस्टीट्यूट्स में, या बाद में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, इसरो है, वहाँ पे सब जगह क्या करते हैं वो कुछ लोग बैठ जाएंगे साथ में 6-7 लोग, और यहाँ पे आप खड़े होते हो, आपसे पूछते हैं तो वो डेरिवेशन भी पूछ लेते हैं। और वो डेरिवेशन आपने 4 साल में किए नहीं होते हैं, बीटेक का भी पूछते, उससे पहले का भी पूछ लेते हैं। तो आपको सारी चीज़ों के डेरिवेशन पता होने चाहिए। अब मैं अगर आपसे ये पूछूं कि ये बताइए ये v²/r कहाँ से आ गया, तो वो तो सेंट्रीपिटल फोर्स है, पहले v²/r आया, बाद में, लेकिन ये v²/r आया कहाँ से, चलो अभी करेंगे, पहले इसको नोट कर लो ढंग से। जेई एडवांस्ड में और जेई मेंस में कितना फर्क है, डेरिवेशन का फर्क है। जेई मेंस वाले बच्चे से कभी भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो सरफेस में फॉर्मूले लगेंगे, पूछेंगे कहानी खत्म। एडवांस में क्वेश्चन आएगा तो बेसिक से उठाएगा सीधे, उसको नहीं मालूम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला होता है, वो बनवाएगा आपसे कैसा कैसा क्वेश्चन बना के, और फिर आप फंसोगे, और जब फंसोगे तो मारोगे। एडवांस में केवल डेप्थ चेक कर ली जाती है, और मेंस में क्या है, आपने प्रैक्टिस की है तो प्रैक्टिस के बेसिस पे क्वेश्चन बन जाएंगे। अब पेपर उठा के देखो, बहुत ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं होते, छोटे क्वेश्चन लेकिन ट्रिकी होंगे। ठीक है, ये हो गया, नोट हो गया, कर लीजिए सभी लोग, नोट कर लीजिए, फिर से आप देखते हैं क्वेश्चन करेंगे, फिर इसके बाद थोड़े से फिर ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल के पास जाएंगे। आपका मॉड्यूल तो मिलेगा होगा क्वेश्चन एक टूटी का, हाँ एक बार दिखाना क्या क्या चीज़ है।
1D का पूरा मॉड्यूल कर लीजिए आप। 1D के क्वेश्चन कर लीजिए, 1D के क्वेश्चन करके पूछते चलिए। मैं 15 मिनट एडवांस के क्या एडवांस वाला क्वेश्चन कौन सा? 1D में है कुछ एडवांस क्वेश्चन? कुछ इधर क्वेश्चन करके हाँ वो अगर करना चाहो करो, मैं मना किसी की नहीं कर रहा, आता हो तो यहाँ कर देना, ठीक है? करो, कोई बात नहीं है। तो क्वेश्चन करिए, 1D के क्वेश्चन करिए, लेके आइए, तभी मेरे को भी कुछ मजा आएगा। मेरे को भी कुछ कॉन्सेप्ट बताने में ज़्यादा मजा नहीं आता है, मैंने बताया था मैंने, ठीक है? जब अपन फंसते हैं तभी कुछ सीखते हैं, वरना कुछ सीखते नहीं है, ठीक है? इसमें है आपके क्वेश्चन, लेकिन बात नहीं है। चलो मैं अभी बताता हूँ। इसमें टॉपिक दिया है 53 पेज नंबर पे, नोट कर लो। हाँ, मोशन टूटी में 53 पेज नंबर पे, 53 पे इसमें टेंजेंशियल और रेडियल एक्सेलरेशन पूरा दिया हुआ है। इसको आप देखिएगा, इसके क्वेश्चन 60, 61, 62, 63, 60 पेज नंबर 53। हाँ 61, 62, 63 से लेकर 67 तक कोशिश करते हैं, देखो कितना हो जाए। मुश्किल है मुझे लग रहा है, हालांकि मैं करवा दूंगा। 61 से लेकर 67 तक हो जाएगा। अभी नहीं करते हैं, अभी मैं जो पढ़ा दूंगा तब करना, ठीक है? ये हो गया, नोट हो गया? चलिए, डेरिवेशन फॉर AC सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन थोड़ा सा फटाफट करेंगे, लेकिन पता होना चाहिए। खत्म हो गया? नोट कर लिए सब? समझ में आ गया पूरा? कोई डाउट हो पूछ लीजिए। वही तो मैं ही बता रहा हूँ। 20 को कैसे आया, वही तो पूछ रहा था मैं भी, मैं नहीं आ रहा तो बता रहा हूँ। देखो, अगर हम यहाँ पे केवल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करें, किसकी बात करें? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कोई पार्टिकल जो है वो सर्कुलर पाथ पे मोशन करता रहता है, इस तरीके से करता रहता है कि उसकी स्पीड क्या रहती है? कांस्टेंट। जैसे 5 मीटर पर सेकंड से चला तो 5 मीटर पर सेकंड से ही चलता रहेगा, 10 से चला तो 10 से ही चलता रहेगा, 20 से चला तो 20 से चलता रहेगा। लेकिन उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, और क्योंकि इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है तो यहाँ पे कोई ना कोई एक्सेलरेशन आ रहा है, और कोई एक्सेलरेशन आ रहा है तो एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में होगा, कितना होगा, ये हमारा पॉइंट ऑफ क्वेश्चन है कि हम ये निकालें कैसे कि भैया ये रेडियल एक्सेलरेशन होगा, ये इतना होगा और ये कहाँ लिखेगा। तो कैसे निकालेंगे? जैसे अगर मैं बात करता हूँ रेडियल एक्सेलरेशन की, इसको AR से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर अगर हम बात करें इसे बोल सकते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो अगर मैं यहां पे देखूं ध्यान से, ये सर्कुलर पाथ हो गया, ये सेंटर है। अब मान लेते हैं कि पार्टिकल यहां से चला v स्पीड से, और बाद में कितनी स्पीड से आ गया? अभी भी इसकी स्पीड कितनी है? v है। लेकिन जितना एंगल ये सबटेंड कर रहा है सेंटर पे, ये कितना है? थीटा। अगर हम देखें यहाँ पे, तो ये वेलोसिटी को पीछे की साइड एक्सटेंड किया जाए और इसको आगे की साइड एक्सटेंड किया जाए तो हमारा कुछ काम बनेगा, क्योंकि हमें चेंज इन वेलोसिटी देखना है, और चेंज इन वेलोसिटी एक वेक्टर होगा, ना कि स्केलर। तो बेसिकली अगर अपन देखें तो एक वेक्टर इधर वाली डायरेक्शन में बन रहा है। अगर आप देखें यहाँ पे रेड कलर से दिखा रहा हूँ,
ये जो होगा ये हमारा वेलोसिटी वेक्टर है, और पहले जो वेलोसिटी है वो इस वाली डायरेक्शन में है। आगे इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर जो है वो इस वाली डायरेक्शन में होगा, तो इसका मैग्नीट्यूड केवल इतना बताया आपको। और बाद में जो फाइनल वेलोसिटी वेक्टर है वो इस वाली डायरेक्शन में होगा, यहाँ पे ये भी मैग्नीट्यूड का ही होगा। बात समझ आ रही है? अब अगर देखा जाए तो यहाँ पे अगर हम देखें तो फाइनल वेक्टर ये वाला है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है? इसका मैग्नीट्यूड तो v ही है, v लिख दे रहा हूँ, ठीक है। मैग्नीट्यूड इसका कितना है? इसका मैग्नीट्यूड भी v है। और इनिशियल वाला भी क्या है? इधर ही है, यहाँ पे ये वाला वेक्टर इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर, इसका भी मैग्नीट्यूड कितना है? v है। तो इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर और फाइनल वेलोसिटी वेक्टर, इन दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है? v। अब इन दोनों के बीच में एंगल निकालना है, कितना एंगल होगा? ये 180 माइनस थीटा, तो ये कितना होगा? ये थीटा होगा। बात समझ आ गई? अब मुझे ये बताइए, अगर ये थीटा एंगल है, ये फाइनल वेलोसिटी वेक्टर, ये इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर है, एक्सेलरेशन के लिए मुझे निकालना क्या होता है? vf माइनस v इनिशियल डिवाइडेड बाय क्या होता है? टाइम टेकन। ये होता है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो फाइनल वेलोसिटी वेक्टर ये वाला है, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर ये वाला है, तो कहाँ से कहाँ जाएगा इनिशियल वेलोसिटी? यहाँ पे रिजल्टेंट डेल्टा v वेक्टर किधर जाएगा? नीचे। इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर प्लस कुछ यहाँ पे करेंगे डेल्टा v वेक्टर, तभी तो आएगा ये vf वेक्टर। बताओ, देखो डेल्टा v वेक्टर लिखना था मुझे, चेंज इन वेलोसिटी चाहिए ना, ये v फाइनल माइनस v इनिशियल के लिए, तो कैसे निकालेंगे? ये हो गया v फाइनल माइनस v इनिशियल, मतलब v फाइनल वेक्टर कौन सा होना चाहिए? v इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर प्लस कितना होना चाहिए? डेल्टा v वेक्टर होना चाहिए, तभी काम बनेगा। तो इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर में डेल्टा v ऐड कर दिया, डेल्टा v वेक्टर ऐड कर दिया, तो ये क्या आ जाएगा? v फाइनल वेक्टर आ जाएगा। फाइनल वेलोसिटी वेक्टर आ गया, मिल गया, डेल्टा v वेक्टर ही मिल गया। क्लियर? अब जरा थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनिए। ये इधर की साइड आ रहा है, तो मतलब ये डायरेक्शन आपकी ये वाली आ गई, डेल्टा v वेक्टर। इसकी डायरेक्शन कहाँ है? अगर हम देखें, इसको नीचे कर दूं, इसको अगर हम थोड़ा पीछे कर दें, तो ये इधर की साइड आ रहा है, तो मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये सेंटर की तरफ जा रहा है। एक्सेलरेशन इज टुवर्ड्स सेंटर, इज टुवर्ड्स किधर है? टुवर्ड्स द सेंटर। ये किधर है? टुवर्ड्स द सेंटर। देयरफॉर क्या बोलेंगे? देयरफॉर क्या बोलेंगे? देयरफॉर द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन would be towards the center। ये बात समझ में आ गई पहली? इसकी डायरेक्शन क्या होगी? टुवर्ड द सेंटर होगी, रेडियस के अलाउंग होगी और सेंटर की तरफ होगी, यही होगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? दूसरी बात समझते हैं, ध्यान से सुनिएगा। इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए तभी तो काम बनेगा। तो अगर मैं देखूं तो डेल्टा v का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय साइन ऑफ थीटा, ठीक है? साइन ऑफ थीटा, कौन सा रूल लगा रहा हूं मैं? साइन रूल। तो यहाँ पे देखिए डेल्टा v का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय साइन थीटा इज इक्वल टू कितना होना चाहिए? ये एंगल कितने होने चाहिए? ईच एंगल कितना होगा? 90 माइनस थीटा बाई 2। कैसे? देखो x मान लो, इसे भी x मानना ही पड़ेगा क्योंकि दोनों की लेंथ क्या है? बराबर है। तो यहाँ पे कितना हो गया? 2x प्लस थीटा इक्वल टू कितना हो गया? 180। तो x कितना हो जाएगा? अब डिवाइड कर दें, 90 माइनस कितना हो गया? थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो डेल्टा v अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? v फाइनल या v इनिशियल का मैग्नीट्यूड, किसी का भी मैग्नीट्यूड कर लीजिए, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? साइन थीटा बाई, कहाँ से थीटा बाई? 90 माइनस
VF का मैग्नीट्यूड कितना है, V है, और ये कितना हो जाएगा cos थीटा बाई 2। समझ में आई बात? तो डेल्टा V का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा V साइन थीटा अपॉन कितना हो जाएगा cos थीटा बाई 2। यहाँ तक बात क्लियर है? पहले यहाँ पे नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं, जल्दी से करो जल्दी। इसको मैं थोड़ा सा और सॉल्व कर दे रहा हूँ, इधर सॉल्व कर रहा हूँ। देखो साइन थीटा को क्या लिखेंगे, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कितना हो जाएगा cos थीटा बाई 2, डिवाइडेड में कितना जा रहा है cos थीटा बाई 2, कितना हो गया ये, तो ये सॉल्व करेंगे कितना बनेगा 2v साइन थीटा बाई 2। ये है क्या, डेल्टा v का मैग्नीट्यूड है। खत्म कहानी, समझ गए? पहले यहाँ नोट करो, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, जल्दी से करेंगे नोट। जो भी एक्सेलरेशन होगा वो सेंटर की तरफ होगा, उसका मैग्नीट्यूड निकालने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। वहां पे हमें डेल्टा v की जरूरत थी। डेल्टा v का मैग्नीट्यूड कैसे निकाला, तो बेसिकली बोला कि इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर इधर वाली डायरेक्शन में है, सॉरी इनिशियल वाला इधर है, फाइनल वाला इधर है, तो फाइनल में से इनिशियल वाला हटाएंगे तो ये वाला वेक्टर मिल जाएगा और डेल्टा v वेक्टर ही होगा। इसका मैग्नीट्यूड चाहिए तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा डिवाइडेड बाय sin थीटा, इसके बराबर हो जाएगा v फाइनल का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय sin x, इसके बराबर हो जाएगा v इनिशियल का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय sin x यूजिंग साइन रूल। तो हमने देख लिया कि भाई यहाँ पे x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो 2x प्लस थीटा, आपको पता है x प्लस थीटा कितना होना चाहिए 180, तो यहाँ से अगर हम देखें तो x का वैल्यू 90 माइनस थीटा बाई साइन रूल लगाया है। साइन रूल लगाते समय देखिए डेल्टा v अपॉन साइन थीटा, डेल्टा v अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू v फाइनल अपॉन sin x इज इक्वल टू v इनिशियल अपॉन sin x। v फाइनल और v इनिशियल का वैल्यू सेम है, इसीलिए हमने क्या किया, यहाँ पे देखिए डेल्टा v या vf का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय sin 90 माइनस थीटा बाई 2, इसको फर्दर सॉल्व किया तो v और ये कितना हो गया cos थीटा बाई 2, फिर कैंसिल कर दिया तो 2v sin थीटा बाई 2 यहाँ तक आ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है चेंज इन वेलोसिटी का। कई बार इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आता है सिंपल जेईई मेंस में, ये क्वेश्चन मैंने करवाया भी था पहले, इसी को मैं फर्दर आगे लेके जा रहा हूँ। हाँ वेक्टर्स में बताया था मैंने, और इवन मैथमेटिकल टूल्स में बताया था, ट्रिग्नोमेट्री जो बताई थी उसमें बताया साइन रूल और कोसाइन रूल बताया। L1 L2 L3 आप देख लो जाके लेक्चर बड़े बड़े सारे, उसमें साइन रूल भी है डिस्कस। ये लेक्चर आज आपको काम नहीं आ रहे होंगे, आज कम आ रहे होंगे, अभी बहुत ज़्यादा सिलेबस हो जाएगा तो बहुत काम आएंगे जब शुरुआत वाले हो, तो तुरंत एक बार गो थ्रू कर लिया, देख लिया, कहानी खत्म। ठीक है, ये क्लियर हो गया, नोट कर लीजिए पहले। जैसे इसमें होमवर्क में लिखिएगा इलस्ट्रेशन नंबर 61, 63, और 67, मैं कोशिश करता हूँ 67 भी करा दूँ। हाँ वो इसी में से थे, इसमें से बस अब बस ये 3 ही रह गए, क्योंकि
क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी वाला भी टर्म दे रखा है, वो आपको पता नहीं होगा बात में। इसमें से काम करिएगा 61, कौन से बोले मैंने, 61, 63 और 67, ये कर लीजिएगा। बाकी कौन सा टॉपिक पढ़ाने हैं तो आगे। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, इधर हटा दो, इधर देखो, ये अब काम का नहीं है मेरे लिए, ये वाला हटा देता हूँ, है ना, इसको भी हटा देते हैं, ये टुवर्ड द सेंटर तो हो गई। अब इधर देखिए, अगर मैं यहाँ पे देखूं तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता क्या है, डेल्टा वी का मैग्नीट्यूड चाहिए, उसके लिए इसके मैग्नीट्यूड के लिए डेल्टा वी का मैग्नीट्यूड चाहिए डिवाइडेड बाय डेल्टा टी चाहिए, यही तो करना है। हमको बताइए डेल्टा वी की वैल्यू कितनी है, 2v sin थीटा बाई 2 और डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, डेल्टा टी आ जाएगा। अब जरा यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, अगर थीटा बहुत छोटा होता चला जाएगा तो साइन थीटा बाई 2 कितना हो जाएगा, थीटा बाई 2। अगर थीटा, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल, देन साइन थीटा बाई 2 कितना हो जाएगा, थीटा बाई 2 हो जाएगा। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 2v थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, यही तो होगा। ये 2 खत्म हो गया और ये कितना हो गया, v इंटू थीटा बाई डेल्टा टी, ये होता है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ये आपको पता ही है। तो v इंटू ओमेगा हो गया, और ओमेगा क्या होता है, v बाई आर, तो कितना आ गया, v इंटू वी बाई आर, कितना बन जाएगा, v स्क्वायर बाई आर। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कितना आ गया, v स्क्वायर बाई आर। मतलब ये कहने का ये है कि अगर कोई पार्टिकल है और वो किसी सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहा है, किसे मोशन कर रहा है, सर्कुलर पाथ पे, और ये इसका सेंटर है, इसका रेडियस और कर्वेचर ये दिया हुआ है r, और यहाँ पे स्पीड जो दे रखी है वो दे रखी है v, तो जो इसका रेडियल एक्सेलरेशन होगा 90 डिग्री पे होगा, और यहाँ पे ये इधर की साइड हो जाएगा, और होगा कितना, v स्क्वायर बाई आर हो गया। आगे बात समझ में, ये सेंटर की तरफ होगा, होगा कितना, v स्क्वायर बाई आर होगा। फुल पॉइंट पे जो वेलोसिटी है उसी पे डिपेंड कर रहा है केवल, इसे आसपास की वेलोसिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए नॉन यूनिफॉर्म हो चाहे यूनिफॉर्म हो सर्कुलर मोशन, हर एक पॉइंट पे v स्क्वायर बाई आर काम आता है, बस उस पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको पता होना चाहिए। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, और उस पॉइंट पे वेलोसिटी पता होनी चाहिए। आगे पीछे से कोई मतलब नहीं है, जिस पॉइंट पे चाहिए उसी पॉइंट पे टेंजेंशियल वेलोसिटी चाहिए और रेडियस ऑफ कर्वेचर चाहिए, v स्क्वायर बाई आर से काम करता है। समझ में आ गया। अब बाकी मैग्नीट्यूड चेंज कराना है उसके लिए तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है ही, dt कितना होता है, dv बाई dt को आपको बताइए। आ गया, नोट कर लो पूरा, फिर इसका क्वेश्चन लिखेंगे थोड़े से, फिर आगे बढ़ेंगे। कैसे, बोलो बोलो। सर जैसे आपने मैग्नीट्यूड निकाल दिया तो मैंने टाइम निकाला, टाइम आ गया r थीटा बाई v, r थीटा बाई v टाइम, r थीटा बाई v, हाँ ठीक है, तो मैंने पुट कर दिया। हाँ, तो फिर अब AC जो है वो हो गया 2 पे sin थीटा बाई r थीटा, और अब जो है ऊपर का जो पूरा वो मैंने नीचे भेज दिया, ठीक है। अब थीटा थीटा, लेकिन आपने साइन थीटा को वो तो थीटा लिया होगा ना, tan into 0 थीटा की, तो sin थीटा बाई थीटा जो करना हो जा रहा है, तो वो सही कर सही। लेकिन अप्रोक्सीमेशन तो लेना ही पड़ेगा, जब थीटा स्मॉल होगा तभी आप साइन थीटा थीटा। वो मैंने लिमिट का कॉन्सेप्ट था। हाँ आ गया। ये बात जो इसने बोली समझ में आई किसी को, क्या समझ में आई? हाँ, लिमिट्स का यूज किया है, ये कह रहे हैं कि एक काम कर लो, AC का वैल्यू कितना है आपके पास, 2v sin थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय डेल्टा t है। अब डेल्टा t आपको कैसे निकालना है, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया,
ये r है, ये r है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? r थीटा हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस। तो ये इन्होंने कहा है कि r थीटा अपॉन क्या कर सकते हैं? v कर सकते हैं। तो मैंने क्या कहा, यहाँ पे ये हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, 2v² r आ गया। और यहाँ पे ये जो 2 है इसको भी हटाओ, sin थीटा बाई 2 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया? थीटा बाई 2। और आपने ये बोल दिया कि ये हो गया v²/r। अब आपने कहा कि ये लिमिट लगा लो, मैं लिमिट लगा लेता हूँ, थीटा टेंडिंग टू 0 और sin थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई कितना हो गया? थीटा बाई 2। और इधर कितना हो गया? v²/r। ये वैल्यू होती है 1। आ गया? ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लॉजिक सेम रहना चाहिए, लॉजिक आपका सेम है। ठीक है, क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। Here are 4 descriptions. Here are 4 descriptions. Here are 4 descriptions of the position of a hockey ball. Here are 4 इसमें कुछ नहीं है, इसमें नहीं है, वो चल बंद कर लो चलिए। Here are 4 descriptions of the position of a hockey ball as it moves in the xy plane. As it moves in the xy plane. X into y, the xy plane हो गया। फर्स्ट क्या दिया हुआ है? फर्स्ट क्या दिया हुआ है? फर्स्ट क्या दिया हुआ है? x इक्वल्स टू, क्वेश्चन नंबर 1 है ना, x इक्वल टू कितना दिया हुआ है? -3t² प्लस 4t माइनस 2 एंड y कितना दिया हुआ है? y इक्वल्स टू 60² माइनस 4t। दूसरा लिख लेते हैं, दूसरा जो दिया है x इक्वल्स टू -3t² माइनस 4t और y दिया है आपको -5t² प्लस 6। तीसरा x दिया है आपको, क्या r वेक्टर दिया है, r वेक्टर दिया है 2t² i कैप माइनस 4t प्लस 3 j कैप। और चौथा जो दिया है r वेक्टर इक्वल टू 4t³ माइनस 2t i कैप प्लस 3j कैप। क्वेश्चन है फॉर ईच डिस्क्रिप्शन, हर एक डिस्क्रिप्शन के लिए, फॉर ईच डिस्क्रिप्शन डिटरमाइन वेदर द, डिटरमाइन को आगे लिखिए, डिटरमाइन वेदर द x and y components, x and y components of the puck, ये puck बोला, of the ball acceleration are constant and whether the acceleration is constant, करिए। किन कंडीशन में एक्सेलरेशन के सभी कंपोनेंट्स कांस्टेंट है या पूरा एक्सेलरेशन ही कांस्टेंट है? करिए। एक्सेलरेशन निकालेंगे कैसे? हाँ ये मैडम बताइए, नई वाली है, बताइए कैसे निकालेंगे एक्सेलरेशन?
dx by dt और dy by dt। वेरी गुड। नहीं वेलोसिटी मैग्नीट्यूड मत निकालो, फिर डिफरेंशिएट कर दो, फिर आ जाएगा एक्सेलरेशन। फिर उसके बाद देखो कि कांस्टेंट है कि नहीं है। चलिए करिए, निकालो भाई सब लोग निकालो, सभी में निकालो। आ गया, पहला कांस्टेंट है, दूसरा इधर भी कांस्टेंट है, तीसरा इधर देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे वेलोसिटी निकालूं पहले वाले की बात करूं तो कैसे करेंगे? dx by dt i कैप प्लस कितना हो जाएगा dy by dt। ठीक है, तो पहले डिफरेंशिएट करेंगे तो dx by dt कितना आ गया -60 प्लस 4 i कैप प्लस कितना हो जाएगा 20 माइनस 4। ठीक है, फिर एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? वेलोसिटी आ गई तो एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? फिर डिफरेंशिएट करेंगे -6 i कैप प्लस 12 j कैप। आ गया, ये तो कांस्टेंट ही है। दूसरा ठीक है, दूसरे वाले में करिए, वेलोसिटी निकालेंगे कैसे निकालेंगे? अब मैं डायरेक्ट इसको नहीं लिख रहा, फिर डिफरेंशिएट कर देता हूँ। -60 -4 i कैप, फिर कितना हो जाएगा प्लस -10t j कैप। फिर एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? फिर डिफरेंशिएट करेंगे -6 i कैप -10 j कैप। बस नंबर बी। तीसरा क्या है? r वेक्टर है तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा 4t i कैप -4 j कैप -4 j कैप। और एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 4 i कैप। वेलोसिटी अगर अपन देखें तो कितना हो जाएगा 12t² -2 ये आ जाएगा i कैप। एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 24t i कैप। ये वेरिएबल आ गया। तो ये जो है ये तो कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट और ये कहाँ चला गया कांस्टेंट, और ये वेरिएबल। समझ गए? निकाला आ गया। अब क्या डायरेक्टली इस तरह से सकते हैं कि ऊपर के जो 3 है पोजीशन वेक्टर वो तो सेकंड डिग्री है। हाँ जब डिफरेंशिएट करेंगे तो हाँ वो ऐसे भी सोच सकते हैं। और जो तीसरा है वो 3 डिग्री है। 3 डिग्री है तो वो डिफरेंशिएट होते होते कांस्टेंट पे नहीं पहुंचेगा। ऐसे सोच सकते थे। हाँ सोच सकते थे देखते ही, लेकिन अभी इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए। आगे चलते अगर हाँ एग्जाम में तो ऐसे ही कर रहा है, एग्जाम में ऐसे ही कर रहा है। ठीक है, वो कह रहा है कि भाई 3rd डिग्री में ये इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो t² आएगा, फिर डिफरेंशिएट करूंगा तो t आ जाएगा। इधर 2 ये t² है, एक बार डिफरेंशिएट किया 3t आ जाएगा, फिर डिफरेंशिएट किया तो 1 आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। यहाँ भी कांस्टेंट आ जाएगा, यहाँ भी कांस्टेंट आ जाएगा। ये 3rd डिग्री में नहीं हो पाएगा, तो इसीलिए ये वाला कौन सा हो जाएगा लास्ट वाला वेरिएबल हो जाएगा, बाकी सारे क्या हो जाएंगे कांस्टेंट हो जाएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और लिखिए, द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल the position of a particle is given by r vector equal to 3t I cap plus 2t square j cap plus
5 k कैप, जहां पे t जो है वो सेकेंड्स में है और कोफिशिएंट्स ऑफ r टू बी इन मीटर, तो ये सब मीटर में रहेगा। पूछा जा रहा है कि भाई वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कितना होगा, vt कितना होगा और at कितना होगा, एक्सेलरेशन कितना होगा। किसी को डिफरेंशिएशन में कोई दिक्कत हो प्लीज उसको मैथमेटिक्स में रिवाइज कर लीजिए, है ना, क्योंकि मैंने करवाया नहीं है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, क्योंकि ये आपका टारगेट है, ठीक है। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एंड फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ magnitude and direction of velocity at time t is equal to 3 सेकेंड। 3 सेकेंड पे ये बताना है। हाँ, इसको डिफरेंशिएट करते चले जाओ, वेलोसिटी आ जाएगी। नहीं आएगा तो बढ़िया कांस्टेंट हो जाएगा। देखो इसीलिए वेलोसिटी का पूछ दिया है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन एट टाइम t इक्वल टू 3 सेकंड। निकालो जल्दी से। आ गया? यस सर। डायरेक्शन है 3i का प्लस 20 हो गया? यस सर। देखिए अगर मैं यहाँ पे देखूं तो वेलोसिटी के लिए क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करेंगे एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, कितना हो जाएगा ये 3i कैप प्लस 4dj कैप मतलब, और वेलोसिटी एट 3 सेकंड चाहिए कि मेरे को, तो मैं निकाल भी देता हूँ यहाँ पे 3i कैप प्लस कितना हो गया 12j कैप। और अगर इसका मैग्नीट्यूड चाहिए तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड 3 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर 144 प्लस 9 कितना हो जाएगा, यूनिट्स क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड। आ गया? और एक्सेलरेशन अगर अपन को निकालना है तो कितना हो जाएगा, इसको फिर डिफरेंशिएट करेंगे कितना हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 4। समझ में आ गई बात? ये क्लियर होना चाहिए। और अगर डायरेक्शन निकालनी थी तो ऐसे भी निकाल सकते थे, ये हो जाता आपका इधर 3, इधर हो जाता 12, ये थीटा हो जाता तो tan इनवर्स 12/3 हो गया। यस सर, ठीक है। एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द दिक्कत है इसके साथ जो प्रोजेक्टाइल भी डाल दिया है इन्होंने। चलो फिर प्रोजेक्टाइल से डिस्कस करेंगे, है ना। इसको कराना थोड़ा सा मुश्किल है, देख लेता हूँ एक आध और कोई क्वेश्चन मिल जाए तो बढ़िया। तो इसमें है नहीं यार, इसमें आधी चीज़ें होती नहीं है। नहीं इसमें एक भी क्वेश्चन नहीं है, बता नहीं है, सीधे बम फोड़ देता है एक क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन लिख लो सिंपल ही। A particle moves in a circle of radius. A particle moves in a circle
of radius 2 centimeter at a speed given by v equal to 4t, जहाँ पे v सेंटीमीटर पर सेकेंड में और t सेकेंड्स में। तो फाइंड द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और दूसरा टोटल एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन। रेडियस दिया हुआ 2 सेंटीमीटर। क्वेश्चन सिंपल है, अच्छा एक मैंने YouTube पे वीडियो डाली हुई है, वो प्रोजेक्टाइल मोशन की है, मैं उसका नाम चेंज करूँगा, प्रोजेक्टाइल मोशन। एक उसमें एनिमेशन है, वो आप देख के आइएगा। उसमें क्या है, कैनन है, वो कैनन से हम फायरिंग हो रही है और जो प्रोजेक्टाइल है वो इस तरीके से जाके फिर उसके बाद हिट कर रहा है। तो रेंज निकाली है मैंने, और रेंज को फिर मैंने उससे इक्वेट भी किया है, मतलब 45 किया। बहुत पुरानी है मतलब, लेकिन उसको मैं नाम डाल दूँगा उसका, लेक्चर चेंज करके, और वो एज एनिमेशन हो जाएगा, वो आप देख लीजिएगा। उससे आपको थोड़ा सा एक प्रोजेक्टाइल मोशन का बेसिक हो जाएगा। तो कल अपन जब डिस्कस करेंगे तो थोड़ा सा डीपली कर लेंगे, ठीक है ना। इसको कर लीजिए, इस क्वेश्चन को फटाफट। इजी क्वेश्चन है, क्या है आंसर? तो वेलोसिटी आपको पता है, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? dv by dt 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और रेडियल एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? v स्क्वायर बाय r में हो जाएगा। v की वैल्यू हो जाएगी 4 इंटू टाइम कितना है बेटा? टाइम नहीं दिया क्या? टाइम दिया 1 सेकेंड पे, टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। कितना हो जाएगा ये? 4 इंटू 1 इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय r कितना हो जाएगा? 2। तो ये हो गया 2 सेंटीमीटर, ही ले लेते हैं। 16 बाई 2 8 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और टोटल एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ 8 स्क्वायर प्लस AR स्क्वायर। कितना हो जाएगा ये? अंडर रूट ऑफ 8 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 64 प्लस 16 कितना हो गया? 280 होगा ना। तो ये हो जाएगा कि ये कितना हो गया आपका? 20√2 है ना। 20√2 हो जाएगा। तो क्या होगा? 16 सब बोलेंगे, एक आदमी बोले तो समझ आती है। 8 इंटू 2 इंटू 5 कर ले रहा हूँ, और ये कितना? ये 16 हो गया, तो ये 2 ये 4√5 हो जाएगा। 4√5 मीटर सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो निकाल दो, मैं भी लूंगा। तो एक इधर से एक, उधर से एक, इधर से। अरे यार एक आदमी बोल दो भाई, इतना खतरनाक कैलकुलेशन भी नहीं है, ठीक है। ओके, हम लोग नेक्स्ट क्लास में प्रोजेक्टाइल, लेकिन आज एक जो वीडियो डालूंगा वो आप देख लीजिए। वो वीडियो का नाम चेंज कर दूंगा मैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। मेरी बैटरी भी इसकी चलेगी 10